अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या क्या मिथ है, क्या क्या रियलिटी है। जब भी लोग सऊदी अरबिया में फैमिली विज़िट वीज़ा में आते हैं, वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। जो यहाँ पे जो भी उन लोग का शहर या कोई भी रहता है, जो उन लोगों के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए सऊदी अरबिया में अप्लाई करते हैं तो कितना पैसा लगता है, अप्रूव होने में कितना दिन लगता है, फिर बायोमेट्रिक देने में कितना दिन लगता है। तो ये सब मैं आज क्लियर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि जो जो मैंने फेस किया, जो जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की, तो डिफ़िकल्टीज़ क्या मतलब, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि मैं खुद सऊदी अरबिया में आने से पहले मैंने बहुत सारा गूगल सर्च किया था, यूट्यूब में भी सर्च किया था कि क्या होता है, कैसे होता है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता नहीं था। तो मैं एक एक करके शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। 11 जून मेरे शौहर सऊदी अरबिया में मेरे लिए फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। हाँ, तो कौन से वेबसाइट में जाके अप्लाई करते हैं? mofa.gov.sa, mofa.gov.sa। ठीक है, उसी वेबसाइट में जाके वहाँ पे फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, कोई भी कंप्यूटर दुकान में भी जाके करेगा, वो तो अपना मोबाइल में तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लगा कि अपना मोबाइल में ही अप्लाई करेगा। तो जिस भी कंप्यूटर दुकान में जाएगा, जाते वक्त उसको अपना बीवी का या माँ का जो भी है, बहन, तो उनका जो पासपोर्ट है, जो अगर वो इंडियन है तो इंडिया का है, अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का है, और अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का जो भी पासपोर्ट है वो साथ लेके जाए। उसका फ़ोटोकॉपी मीन्स साथ तो नहीं रहेगा, वो तो जो अपना कंट्री में है उसके साथ ही रहेगा। तो और अपना खुद का इकामा जो है वो साथ लेके जाए, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करते रहते हैं तो इकामा का नंबर चाहिए अपने हस्बैंड का। और क्या होता है, जो गलती हमसे हुई वो वो आप लोग ना करें। मेरे पासपोर्ट में मेरे खुद का नाम था, मेरे शौहर का नाम था, मेरी माँ का नाम था, मेरे फादर का नाम था, मेरे पिताजी का नाम, ठीक है, मेरा एड्रेस सब कुछ था। मेरे दादा का नाम नहीं था। आप लोग ये गौर से सुनिए, मेरे दादा का नाम मेरे पासपोर्ट में नहीं था। पर जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे मेरे हस्बैंड, जिस टाइम पे फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हस्बैंड कर रहे थे, मीन्स वो कंप्यूटर दुकान में ही जाके कर रहे थे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको ग्रैंडफादर का नाम लिखना होता है। ये आप अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ग्रैंडफादर का नाम लिखना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे शौहर ने वो डलवा दिया ग्रैंडफादर का नाम। और जब मैं बीएफएस सेंटर में गई बायोमेट्रिक देने, तो उन लोगों ने मुझे रोक दिया, बोला कि देखो, ये जो तुम्हारे दादा का नाम है, जो ग्रैंडफादर का नाम है, वो तुम्हारे पासपोर्ट में नहीं है, और हम ये रिस्क नहीं लेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ अप्रूव कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर तुम्हें एयरपोर्ट में रोक लिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोला। पर इतना झूठे लोग थे, मैं आपको बता रही हूँ। पर आप ऐसा मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि मुझसे उन लोगों ने ज़्यादा पैसा लिया इसी के नाम पे, तो ताकि किसी और से ज़्यादा पैसा ना ले। मतलब अगर आपके पासपोर्ट में आपकी ग्रैंडफादर का नाम नहीं है, और किसी का भी नहीं रहता है, ग्रैंडफादर का नाम किसके पासपोर्ट में रहता है? किसी की वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट में कभी भी देखा है किसी ने कि ग्रैंडफादर का नाम रहता है? वो खुद का फादर, हस्बैंड, मदर, उसी का नाम ही रहता है। तो कभी भी आप उस ग्रैंडफादर वाले ऑप्शन को फिल मत कीजिए, वो आप खाली ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने 11 जून को मेरे शौहर ने अप्लाई किया था। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ एक नंबर मिलता है, उसी नंबर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जो अप्लाई किया, हम लोग का स्टेटस क्या है, उस एप्लीकेशन का अप्रूव हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो हम लोग को तो टेंशन हो गया। 11 जून में अप्लाई किया था, 11, 12 जा रहे हैं,
ईद उद क्रॉस हो गया। फिर मैं सर्च कर रही थी क्या हो गया है, और मेरे शोहर बोल रहे कि हमारा तो अप्रूव नहीं हुआ है ऐसे बोल के। फिर हमें पता चला हमारा अप्रूवल 24 आवर्स में ही हो गया था, क्योंकि हमें पता नहीं था। क्योंकि जो मैं बार बार जाके वेबसाइट में mofa.gov.sa उसी में जाके मैं चेक कर रही थी कि स्टेटस क्या है। सऊदी अरबिया की जो भी मतलब फैमिली विजिट वीज़ा में ऐसा नहीं लिखा रखता है कि अप्रूव्ड, APPROVD अप्रूव्ड करके लिखा नहीं होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता ये अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ है। और जिससे मेरे शौहर ने अप्लाई किया था उस गधा को भी नहीं पता कि अप्रूव मतलब जब होता वो कैसा दिखता है वो फॉर्म। तो सबसे पहले आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिए, जो भी अपना किसी का भी नाम, ग्रैंडफादर का नाम पासपोर्ट में नहीं है वो आप वहाँ पे मत डालिए, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो वो लोग पता नहीं क्या क्या ड्रामा करके आपको इतना परेशान करेंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पहले अप्लाई कीजिए। फिर आपका जो भी कफिल है मतलब मालिक, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मतलब आपका हस्बैंड किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसी कंपनी का या मालिक का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अप्लाई के बाद वो क्या करता है, अप्रूव करता है। हाँ, तो आपको तो पता ही चलेगा अगर कंपनी ने अप्रूव किया है या आपके मालिक ने अप्रूव किया हो तो आपको बताएगा ना। हाँ, तो बात यह है कि 24 आवर्स या मैक्सिमम 5 डेज, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगता है किसी की फैमिली विजिट वीज़ा अप्रूव होने में, जो कि हमको पता नहीं है। तो जब भी दिन चला जा रहा था तो मुझे तो टेंशन हो रहा था, तो मैंने जाके यूट्यूब में इतना सर्च किया, सर्च करके मैंने यूट्यूबर का वहाँ पे जो भी नंबर दिया रहता है मैंने कांटेक्ट किया उनको। मैंने अपना जो वीज़ा था उसका मतलब स्क्रीनशॉट दिखाया कि मेरा ये स्टेटस है, आप बताइए मेरा क्या हो रहा है, कोई बोल चैम्बर हुआ, अप्रूव हुआ, क्या हो। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये अप्रूव हो चुका है, आप अपने हस्बैंड से बोले वो BFS सेंटर से बात करके आपका बायोमेट्रिक कराए। तो जब मुझे इससे बोला था मैं तो सोच रही थी, मैं तो जिस दिन अप्लाई किया उस दिन नेक्स्ट दिन से तो मैं देख रही हूँ ऐसे है, ऐसा ही है एप्लीकेशन। इसका मतलब मेरी जो अप्रूवल है वो विदिन 24 आवर्स हो गया था, पर मुझे पता नहीं था। तो आप लोग ये याद रखिए 5 डेज से ज़्यादा कभी भी नहीं लगता है, क्योंकि वर्किंग डेज ही 5 है, विदिन 5 मतलब सऊदी अरबिया में, ये इंडिया नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि जो डिले होगा प्रोसेस, ये बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है और आप लोगों को पता भी है, जो मतलब जिसका जो काम है वो तो टाइम पे करना ही चाहिए किसी भी हालात में। हाँ, तो आप लोग घबराइए मत। अगर तो मैं आप लोगों को वो फ़ोटो भी दिखा दूँगी, मतलब अप्रूव होने के बाद कैसा होता है, क्योंकि अप्रूव होने से पहले कैसा दिखता है मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि मैंने जब किया तब जितना दिन चला गया सेम ही एप्लीकेशन था। हाँ, तो ये हो गया एक सिस्टम। फिर आप लोग क्या करेंगे, BFS का अपॉइंटमेंट लेंगे। वो अपॉइंटमेंट तो हम लोग खुद नहीं ले सकते, हम लोग ट्रैवलर्स से बात करना पड़ता है। जो भी ट्रैवलर्स हैं वो लोग, उन लोग का लिंक रहता है। तो आप लोग आपकी शोहर को बोलिए, या आपको शोहर को तो पता ही होगा, फिर भी मैं बोल रही हूँ वो ट्रैवलर्स से कांटेक्ट करें। फिर वो लोग क्या करेंगे, BFS सेंटर से आपका क्या करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेके देगा। तो मैंने करवाया था अपना बायोमेट्रिक मुंबई में। तो मुंबई में तो मैं तो क्या हुआ था, मेरी ऐसा कि मेरी अपॉइंटमेंट था 8 तारीख को, 8 जुलाई को, ठीक है। और जबकि अपॉइंटमेंट था 8 जुलाई को, मुझे तो मैंने क्या किया था, मुझे तो पता नहीं था अच्छे से कि बंद किस दिन में होते हैं। बट सैटरडे संडे इंडिया में BFS सेंटर बंद रहता है, ये हमेशा आप लोग याद रखिए, सैटरडे संडे। तो मैं तो मतलब सैटरडे फ्राइडे नाइट को मैं मुंबई चली गई। तो फिर क्या हुआ, मुंबई जाने के बाद पता चला कि ये तो बंद रहता है। हमें मतलब पता ही नहीं था, हम पहले चले गए थे अपॉइंटमेंट, मतलब वो अपॉइंटमेंट देने से पहले ही हम टिकट करवा लेते। तो आप लोग सैटरडे संडे बंद रहता है, ये हमेशा याद रखिए। और फिर मेरा क्या हुआ, मंडे को मेरा 8 तारीख को मेरा हुआ था वो बायोमेट्रिक। हाँ, तो जब मैं बायोमेट्रिक देने के लिए गई BFS में महालक्ष्मी में, तो उन लोगों ने क्या किया, जब भी मेरी ग्रैंडफादर का नाम देखा वो तो भड़क गए।
हाँ आपको तो हम नहीं दे सकते। मैं तो पूरा पसीना से, मैं डिफरेंट स्टेट से, मैं आसाम से गई थी मुंबई में बायोमेट्रिक करवाने, और होटल में रोक के अपना लगेज के साथ, ताकि मैं डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में पहुंच जाऊं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, तो उन लोगों ने, नहीं आप अपना शोहर को बोलिए फिर से अप्लाई करें। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो मैं अपना शोहर को बोला, तो मेरे शोहर फिर से क्या किया, उन्होंने जिस दुकान से अप्लाई किया था उसी दुकान में गया, फिर बोला ऐसा ऐसा हुआ है, अभी तुम ग्रैंडफादर का नाम मत डालो। तो जब वो अप्लाई कर रहे थे तो वो ग्रैंडफादर का नाम आ गया फिल करने के लिए। तो मेरे शोहर ने मुझे बोला उन लोग को जाके दिखाओ, स्क्रीनशॉट भेजा कि ग्रैंडफादर का नाम डालना पड़ता है। तो मैंने दिखवाया तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोला अब तो ख़त्म, मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा सोच लिया था, घर तो वापस जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा, ऐसा मैंने खुद की दिमाग में सोच लिया था। और मेरे शोहर भी मतलब कंप्यूटर दुकान में चले गए थे ताकि वो कर लें। हाँ, तो फिर मैं जब उतर रही थी लिफ्ट से, तो किसी ने मुझे बोला वहाँ पे, तुम एक काम करो, जो सऊदी लाउंज है वहाँ पे चली जाओ, वो लोग तुम्हें करके देंगे। उन लोगों का ट्रिक समझिए कि कुछ 13,000 लगता है जनरली, हाँ नॉर्मली बायोमेट्रिक में। तो मैं वहाँ पे चली गई। चले जाने के बाद उन्होंने बोला हाँ मैं आपका तो ग्रैंडफादर का नाम रिमूव करके दूंगी, कोई बात नहीं। और मेरा एक और मिस्टेक हुआ था, जब मेरे शोहर अप्लाई कर रहे थे फीमेल के जगह पे मेल डाल दिया था। तो उन्होंने बोला मैं ये भी करेक्ट कर दूंगी, कोई बात नहीं। आप 17,000 मतलब 17,000 मुझसे चार्ज किया था। हाँ, तो मुझे तो करवाना था भाई इतना दूर से, तो मैंने करवा लिया। तो मैं करवा के मुझे मतलब उन्होंने बोला था, वो जो लेडीज़ बैठी थी, कि मैं आपकी ग्रैंडफादर का नाम रिमूव करके दूंगी, आपकी जो फीमेल लिखा हुआ है मेल क्या है उसमें मैं फीमेल करके दूंगी, आपको 17,000 देना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने दे दिया था। ठीक है, तो वो बात थी 8 जुलाई की। ठीक है, तो फिर हाँ मैं 8 जुलाई, उसके बाद मैं होटल चली गई। 8 जुलाई इवनिंग को नहीं, उसी दोपहर को मैसेज आया था कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो हम लोगों ने रिसीव किया है बोल के। हाँ, जो मैंने फिर उसी दिन इवनिंग को मैसेज आता है कि हम लोगों ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, सऊदी अरबिया की जो भी है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, उन लोगों ने फॉरेन मिनिस्ट्री में उन लोगों ने क्या किया, उसको भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया। मैं नेक्स्ट डे क्या होता है, ये मैं 8 जुलाई की बात कर रही हूँ। हाँ, फिर 9 जुलाई कुछ भी मैसेज नहीं आता है। फिर 10 जुलाई को सुबह अर्ली मॉर्निंग ऐसे 7 बजे ऐसे मैसेज आता है कि आपकी अर्ली मॉर्निंग कि आपकी वीज़ा तो हम लोगों ने उसको आपकी वीज़ा हो गया है, मतलब यू कैन क्रॉस द कंट्री नाउ। ठीक है, स्टम्प लग गया है, ईमेल में आता है, वो व्हाट्सएप में नहीं ईमेल में आता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड करके देखा तो वहाँ पे मेरी ग्रैंडफादर का नाम था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको डाउनलोड करके देखा, और मैं होटल की एड्रेस दे के आई थी क्योंकि मुझे होटल में चाहिए था। हाँ अच्छा, मैं वहाँ गई थी तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वो लोग जो भेजते हैं वहाँ से स्टम्पिंग करके फिर बीएफएस सेंटर में आते हैं। फिर वो लोग अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं कलेक्ट करने के लिए, और सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर आप कुरियर करने से मतलब वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो लोग स्टम्पिंग के बाद डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अपने कुरियर पार्टनर को दे देते हैं कुरियर करने के लिए, मतलब जिसके साथ भी उसका पार्टनरशिप है। हाँ, वो तो हो गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि खुद कलेक्ट करने से, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ, जो जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ, बांग्लादेश में पाकिस्तान में कैसा था आई डोंट नो। तो अभी आते हैं कि अभी 10 जुलाई को मुझे अर्ली मॉर्निंग ईमेल आया कि आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो दोपहर को मुझे मैसेज आया, वो ईमेल नहीं है, कि आपका वीज़ा हम लोगों ने कुरियर को दे दिया है करके, हमारे यहाँ से मतलब हम लोगों ने दे दिया, डिस्पैच हो गया ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ, मैंने तो सोचा हाँ ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे तो इवनिंग को मिल जाएगा ऐसे सोच रही थी मैं, पर ऐसा नहीं है। 10 तारीख की मैं बात कर रही हूँ। तो 11 को क्या हुआ,
मुझे वो वीज़ा मिला इवनिंग को, 11 जुलाई इवनिंग को मुझे होटल के एड्रेस में ही मुझे वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने के बाद मैंने 12 जुलाई का टिकट किया और मैं फिर आ गई। तो मैं ये शेयर करने का ये मतलब है कि हम लोग मतलब कितना डरते हैं, ये है वो है, कितना लोग उम्रा वीज़ा में आते हैं आके, क्योंकि वो औरत जो घर में रहती है उसको मतलब एक जैसे मैं आसाम से मुंबई गई थी, तो आसाम में तो अकेले गई थी। मेरे फादर ने बहुत ही जो भी हम लोगों को मतलब तालीम दी थी कष्ट करके, शायद मैं इसलिए जा पाई। तो बहुत औरत है जो अनएडुकेटेड है, जो ट्रैवल अकेले नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो शोहर डर जाते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे बायोमेट्रिक होगा। तो सबसे इजी तरीका है कि वो उम्रा वीज़ा में लेके आते हैं, पर उम्रा वीज़ा में ज़्यादा कॉस्ट है, ये आप समझिए। उम्रा में आने के लिए आपको मोर देन 1 लाख लगेगा, 1 लाख से तो ज़्यादा लगता है। मैं आई, मुझे कितना लगा जब यहाँ पे अप्लाई किया तो पैसा कितना लगा, एक भी फूटी कड़ी नहीं लगा, फूटी कड़ी नहीं लगते अप्लाई करने में। सिर्फ आप जहाँ पे कर रहे हैं उसको 40-50 रियाल दे देते हैं, क्योंकि उसका खुद का मतलब फीस है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ता है हमें सबसे पहले। और जो अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, आप फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के अगर आप मुंबई या किसी भी BFS सेंटर में जा रहे हैं तो वो ही खर्चा है। अगर कोई पास है तो उसका खर्चा ही नहीं है। फिर अगर आप मुंबई से फिर आपको BFS सेंटर में पैसा देना पड़ता है बायोमेट्रिक के टाइम, जिससे मैंने बोला 13,000 ऐसा कुछ लगता है। पर जो झूठ बोल के मुझसे लिया पैसा उन लोगों ने, जो कि वो जो मेरी ग्रैंडफादर का नाम था वो तो हटा नहीं, वो तो सेम ही रह गया। और फिर जब मैं एयरपोर्ट में आई, उन लोगों ने तो देखा तक नहीं, खोल के देखा तक नहीं। मुझे बोला ये आंखें दिखाओ, स्कैन किया और इमिग्रेंट्स के टाइम में भेज दिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो लोग इतना डराते हैं, इतना डराते हैं, और फिर रिमूव भी नहीं किया। कहाँ रिमूव हुआ? हाँ, तो आप लोग ये डराते हैं, इससे अच्छा आप लोग डालिए ही मत। ग्रैंडफादर जो भी आपके पासपोर्ट में नहीं है, किसी का भी नहीं होता है, आई डोंट नो किसी का अगर होता है, कि हम लोग का कंट्री में तो नहीं होता है, इंडिया में। हाँ, तो कितना खर्चा लगा। जैसे मैं 6,000 समथिंग देके असम से मुंबई गई थी। होटल में पर डे 1,500 करके मेरे AC रूम था, बहुत छोटा सिंगल रूम था, वहाँ पे मैं रुकी थी और ऐसे कुछ दिन रुकी थी। फिर वही खर्चा, खुद का मुँह का खाने का खर्चा, और 17,000 जो BFS वालों ने लिया है वो खर्चा। और फिर आप मुंबई से टिकट करके जो सऊदी अरबिया में पहुंचते हैं उसका खर्चा, वो तो बहुत कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा। मेरे तो 26,000 लगे थे, क्योंकि हम आभा में रहते हैं। तो वहाँ से मैं जिद्दा गई, मुंबई से जिद्दा, फिर जिद्दा टू आभा मुझे डोमेस्टिक फ़्लाइट में आना पड़ा। ठीक है, तो और उम्रा में कितना लगता है आपको, एक हिस्सा मोर देन 1 लाख लगता है। कितना खर्चा है, मेरी खर्चा काउंट कीजिए कहाँ है। सिर्फ क्या होता है आपको, अभी मैं जैसे 12 जुलाई में यहाँ पे आई हूँ, 12 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर को 100 रियाल हम लोग को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वही खर्चा है। 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम लोग को 100 रियाल करके देना है। फिर भी, और मेरा वीज़ा में 1 मोर थिंग है, आप लोग ये मतलब कभी भी भूलिए मत, मल्टीपल एंट्री दिए हैं हम लोगों ने। क्या दिया है? मल्टीपल एंट्री दिया है। मल्टीपल एंट्री मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है। और ये 1 साल का वैलिडिटी है। पर 1 मोर थिंग, 1 साल होने के बाद भी मेरा वीज़ा मैं एक्सटेंड करा सकती हूँ टिल 10 ईयर्स। मैं 10 मतलब मैं एक्सटेंड करा के टिल 10 ईयर्स अपनी मर्जी से जितनी बार चाहूँ मैं जा सकती हूँ, जितनी बार चाहूँ मैं आ सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी मैंने खुद देखा है, जो मैं किसी लोग को जानती भी हूँ जो उतना पढ़ी लिखी नहीं है, उतना बाहर नहीं गई है औरतें, अब शहर रहते हैं सऊदी अरबिया में, वो औरत को कैसे लाए? मतलब अगर मुंबई में, असम से मुंबई में जाके उनको बायोमेट्रिक देना तो कैसे दे? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता वो सब में होता है। तो मुंबई में थोड़ा स्पीड होता है, सब बोलते हैं, आई डोंट नो रियलिटी, क्योंकि मैं जहाँ पे गई नहीं, करवाई नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती। तो यही है। आप लोग तो क्या करते हैं, उम्रा वीज़ा में लाते हैं।
विद इन 90 डेज़ 3 मंथ्स के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, सऊदी अरबिया छोड़ना पड़ता है। फिर अगर आप फिर से आना चाहते हैं तो फिर से इतना पैसा लगता है। पैसा तो कोई मजाक नहीं है, कितना तकलीफ़ से कमाएं। और आप लोग को पता ही है, जिनको पता है उनको पता ही है कितना कमाना मुश्किल होता है, और फैमिली से दूर रहना भी मुश्किल होता है। सबको एक सपोर्ट भी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प होगा। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।